सो वेलकम एवरीवन, दिस इज मिलन मुखर्जी, फैकल्टी मेंबर ऑफ कल्याण का शिक्षा निकेतन अमरकंटक। आज के इस वीडियो में अपन कुछ टॉपिक्स को कवर करेंगे, जैसे कूलम्स लॉ, इलेक्ट्रिक फील्ड और बाकी कुछ टॉपिक तो समझते हैं। पिछले कुछ वीडियो में अपन ने सबसे पहले इलेक्ट्रिसिटी को समझने की कोशिश करी थी और हमने ये जाना था कि अगर इलेक्ट्रिसिटी को समझना है तो हमें सबसे पहले चार्ज को समझना होगा। चार्ज को समझते हुए हमने चार्ज की कुछ प्रॉपर्टीज को जाना था। चार्ज की प्रॉपर्टीज में था कि लाइक चार्ज एक दूसरे को रिपल करता है और अनलाइक चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है। तो हमने ये जाना था कि जो लाइक चार्ज है, मान लो मैंने बोला कि पॉजिटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज ये एक दूसरे को रिपल करेगा, और हमने बोला अगर अनलाइक चार्ज, हमने बोला पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज, तो ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा। अब बात आती है अट्रैक्शन या रिपल्शन। अट्रैक्शन का मतलब होता है अपनी तरफ खींचेगा और रिपल्शन का मतलब होगा धक्का देता है। तो धक्का देना मतलब क्या होगा, कुछ फोर्स एक्सर्ट करना। तो अभी मैंने ये जान लिया कि ये चार्ज इस चार्ज को धक्का दे सकता है, लेकिन मैं अगर क्वेश्चन अराइज करूं कि कितने न्यूटन से धक्का दे सकता है, वो फोर्स लगेगा जो धक्केगा, वो फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना होगा, कितने न्यूटन का फोर्स वो अप्लाई करेगा, चाहे वो फोर्स अट्रैक्टिव हो चाहे वो फोर्स रिपल्सिव हो। तो इस सवाल का जवाब सबसे पहले दिया था एक साइंटिस्ट थे, उनका नाम था चार्ल्स अगस्टिन डी कूलम, और उन्हीं को अपन कूलम्स लॉ के फॉर्म में पढ़ते हैं। कूलम्स लॉ को समझने के लिए हम फिजिक्स में प्रोपोर्शनलिटी एनालिसिस का हेल्प लेते हैं। हम ये चेक करते हैं कि कौन कौन से फैक्टर्स होंगे जिस फैक्टर्स की वजह से ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा या घटेगा। तो चलो हम मान लेते हैं कि हमारे पास ये वाला जो चार्ज है, इस चार्ज को हम बोल देते हैं Q1, और ये वाला जो चार्ज है इस चार्ज को हम बोल देते हैं Q2। सबसे पहले इस टॉपिक का नाम हम लिख देते हैं, तो इस टॉपिक का नाम है कूलम्स लॉ। मैं क्या कह रहा हूं, कूलम्स लॉ दो पॉइंट चार्ज के बीच में लगने वाले फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फोर्स ऑफ रिपल्शन को बताता है। तो अब हम देखते हैं कि मान लेते हैं कि इनके बीच में जो लगने वाला फोर्स होगा उस फोर्स को मैं F से डिनोट करता हूं। तो मैं ये चीज चेक करूं कि जो फोर्स होगा मेरा वो किस चीज के ऊपर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। मैं मान लेता हूं कि ये चार्ज मेरा छोटा सा चार्ज है। कितना चार्ज है, मैंने मान लिया कि ये चार्ज मेरा 2 कूलम का है, और यहाँ पे ये चार्ज क्या होगा 2 कूलम। तो ठीक बात है, दोनों एक दूसरे को धक्का देंगे, दोनों एक दूसरे को रिपल करेंगे। हाँ, स्वाभाविक सी बात है, रिपल करेंगे। बट अगर मैं बोलूं कि मैं इस 2 कूलम को बढ़ा के 200 कूलम कर दूं, तो क्या ये फोर्स ऑफ रिपल्शन बढ़ेगा? हाँ, बढ़ेगा। हमें लग सकता है कि अगर मैं चार्ज के मैग्नीट्यूड को बढ़ाता हूं तो फोर्स ऑफ रिपल्शन भी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो मेरा फोर्स है ये Q1 के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। जितना ज्यादा Q1 का मैग्नीट्यूड होगा उतना ही ज्यादा मेरा फोर्स ऑफ रिपल्शन होगा। यही केस मेरा Q2 के साथ भी लागू होता है। तो अगर Q2 ज्यादा होगा तो फोर्स ऑफ रिपल्शन या फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी ज्यादा होगा। तो इसी चीज को मैं ऐसे लिख सकता हूं, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1, और साथ साथ में क्या लिख दूं, Q2। मतलब मैं ये चेक कर रहा हूं कि किन फैक्टर्स के बढ़ाने से मेरा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फोर्स ऑफ रिपल्शन बढ़ेगा। तो मैं देख रहा हूं कि इन चार्ज का मैग्नीट्यूड जितना ज्यादा होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फोर्स ऑफ रिपल्शन भी उतना ज्यादा होगा। तो यहां से हमारा कूलम्स लॉ का पहला स्टेटमेंट तैयार होता है, और उसको हम बोलते हैं फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस, प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्जेस। एक बात तो ये हो गई। अब दूसरी बात, मैं ये देखता हूं कि अगर एक चार्ज पार्टिकल है मेरा, उसके पास में मैं दूसरा चार्ज पार्टिकल लाता हूं तो वो उसको धक्का देगा। लेकिन अगर मैं थोड़ा इसको दूर पे लाकर दूंगा तब भी फोर्स मेरा लगेगा, लेकिन फोर्स थोड़ा कम लगेगा। मैं बोले इसको मैं और दूर पहुंचा दूंगा तब भी फोर्स लगेगा, लेकिन फोर्स थोड़ा कम लगेगा, और धीरे धीरे एक पॉइंट आएगा फिर फोर्स लगना उस पर बंद हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि इन दोनों चार्ज पार्टिकल के बीच का जो डिस्टेंस होगा, चलो इस डिस्टेंस को मैं R से दिखा देता हूं। मैंने क्या बोला, ये चार्ज पार्टिकल का जो डिस्टेंस है जितना कम होगा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फोर्स ऑफ रिपल्शन भी उतना ज्यादा होगा, और दूरी जितनी ज्यादा होगी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और फोर्स ऑफ रिपल्शन भी उतना कम होता जाएगा। लेकिन ये जो मतलब सीधी सी बात है कि जो फोर्स होगा मेरे वो डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, और मैथमेटिकली ये स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो यहां से मेरा कूलम्स लॉ का सेकंड स्टेटमेंट बनता है, फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्जेस। तो ये जो मेरे दो स्टेटमेंट बनते हैं, इन्हीं स्टेटमेंट को हम बोलते हैं कूलम्स लॉ। कूलम्स लॉ क्या बोलता है, कूलम्स लॉ बोलता है द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्जेस। और एक लाइन और कुछ किताबों में लिखी रहती है, वो कहते हैं इट एक्ट्स अलोंग द लाइन जॉइनिंग द 2 पॉइंट चार्जेस।
ये जो फोर्स का डायरेक्शन होगा ये दोनों पॉइंट चार्जेस के लाइन के अलोंग ही होगा, चाहे वो अट्रैक्टिव हो चाहे वो रिपल्सिव हो। तो हमारे यहाँ पे स्टेटमेंट बनके तैयार हो जाता है F is directly proportional to Q1 Q2, और दूसरा पॉइंट बनता है F is directly proportional to 1 upon R square। जैसे ये दोनों स्टेटमेंट को मैं कंबाइन कर देता हूं तो ये बन जाएगा मेरे पास F is directly proportional to Q1 Q2 upon का R square। और हम जानते हैं कि मतलब जब भी हमारा प्रोपोर्शनलिटी साइन हम हटाते हैं तो कुछ दूसरे फैक्टर्स जो इस फोर्स को हो सकता है बढ़ा दें, हो सकता है घटा दें, बीच में आ सकते हैं, तो उसको हम बोलते हैं प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। और यहाँ पे हम प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट के लिए क्या यूज कर लेते हैं, मान लो मैं स्मॉल k यूज कर लेता हूँ, तो मेरे पास फॉर्मूला बनके तैयार हो जाता है F is equals to k Q1 Q2 upon का R square। और इस पूरे के पूरे स्टेटमेंट में पूरी की पूरी थ्योरी को क्या बोलते हैं, कूलम्स लॉ। अगर हम इसी को और आगे पढ़ें तो ये जो k होता है, जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट होता है, इस k की वैल्यू कितनी होती है, मैं यहाँ एक लाइन खींच दे रहा हूँ, आपको नोट करने में आसानी होगी। इस k की वैल्यू जो होती है ये लिखाती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और जो कि होता है आपका 9 × 10⁹ के बराबर। अब यहाँ बात करते हैं इस k की ऐसा यूनिट क्या बन जाएगी, तो हम समझ लेते हैं। तो अगर मैं यहाँ से k को बनाने की कोशिश करूँ तो k कैसा बनेगा मेरे पास, k बन जाएगा मेरे पास f, ये R स्क्वायर इधर चला जाएगा, और फिर ये क्या बन जाएगा मेरे पास Q1 और Q2। इसकी ऐसा यूनिट बात करें तो फोर्स की ऐसा यूनिट क्या होती है, फोर्स की ऐसा यूनिट होती है न्यूटन। इधर क्या है R मेरे दो पॉइंट चार्जेस के बीच का डिस्टेंस मतलब मीटर, तो ये क्या हो जाएगा मीटर स्क्वायर। और यहाँ पे क्या है Q1 Q2 दोनों चार्ज है, और चार्ज की यूनिट होती है कूलम, और नीचे की तरफ है मतलब कूलम स्क्वायर तो होगा, लेकिन जब मैं ऊपर दूंगा क्या हो जाएगा, कूलम इनवर्स स्क्वायर। तो ये बन जाता है मेरे पास जो k की यूनिट बनेगी, k की यूनिट बन जाएगी 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम इनवर्स स्क्वायर। इस ये जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट की वैल्यू आती है इसके बारे में बात करते हैं। तो ये जो मेरा एप्सिलॉन नॉट है, इस एप्सिलॉन नॉट को हम बोलते हैं परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। अब ये परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस क्या है, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस एक मेजर है कि वो इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस को उस मीडियम में कितना ज्यादा अलाउ करता है। इसका मतलब ये है कि जब ये दो चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं या रिपल करते हैं तो असल में इसकी इर्द गिर्द बनने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड एक दूसरे से इंटरेक्ट करती है। तो अभी हमने चार्ज पार्टिकल को जिस मीडियम में रखा हुआ है वो मीडियम उस एक्टिविटी को या इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस को कितना ज्यादा परमिट कर रहा है, कितना ज्यादा अलाउ कर रहा है, उस मेजर को हम क्या बोलते हैं, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। और इसको हम किससे दिखाते हैं, एप्सिलॉन नॉट। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मेरा चार्ज पार्टिकल, दो चार्ज पार्टिकल को मैंने हवा में रखा हुआ है तो वो एक दूसरे को रिपल करेंगे तो मेरा फॉर्मूला क्या बनके तैयार हो जाएगा, मेरा फॉर्मूला बनके तैयार हो जाएगा F is equals to 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 upon R स्क्वायर। और ये कब बनेगा, जब मेरा चार्ज पार्टिकल फ्री स्पेस में रखा हुआ है या फिर एयर में रखा हुआ है। एयर में और फ्री स्पेस में बहुत ज्यादा अंतर नहीं आता है, इसलिए हम एक ही फॉर्मूला को यूज कर लेते हैं, उसके मैग्नीट्यूड में बहुत सारा अंतर नहीं आ रहा, बहुत ज्यादा वो नहीं है। अब हम देखते हैं कि एप्सिलॉन नॉट की क्या वैल्यू होती है। तो ये जो एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू आप लोगों को अपनी किताब में मिल जाएगा, ये वैल्यू होती है 8.854 × 10⁻⁻12। और इसी तरीके से आप इसकी यूनिट भी बना के तैयार कर सकते हो। कैसे तैयार कर सकते हो, हमारे पास ये फॉर्मूला है एप्सिलॉन नॉट, अगर एप्सिलॉन नॉट को इधर कर दूं तो मेरा फोर्स इधर आ जाएगा। तो इधर मैं क्या लिखूंगा, Q1 Q2, तो Q1 Q2 क्या हो जाएगा मेरे पास c स्क्वायर, फोर्स मेरा नीचे से जाएगा तो क्या हो जाएगा न्यूटन इनवर्स, और ये हो जाएगा मीटर इनवर्स स्क्वायर। एक बार फिर से ध्यान दीजिएगा मैंने ऐसा यूनिट को कैसे बनाया हुआ है एप्सिलॉन नॉट की। इस एप्सिलॉन नॉट को अगर मैं यहाँ इमेजिन करता हूँ तो फोर्स मेरा नीचे पहुंच जाएगा, 1/4 पाई तो पूरा कांस्टेंट है जिसकी कोई यूनिट नहीं होती। Q1 Q2 क्या है, दो चार्ज पार्टिकल जिसकी ऐसा यूनिट कूलम होती है, कूलम स्क्वायर बन गया, फोर्स नीचे आया तो न्यूटन इनवर्स बन गया, मीटर स्क्वायर तो मीटर इनवर्स स्क्वायर मैंने शो कर दिया। तो इस तरीके से मेरा ये एप्सिलॉन नॉट बनके तैयार हो जाता है। चलो आगे के टॉपिक में बात करते हैं कि अगर मेरा चार्ज पार्टिकल, अभी मैंने पूरी की पूरी स्टोरी बात करी है कि दो चार्ज पार्टिकल मेरे हवा में है, अगर हवा में है तो फॉर्मूला क्या बनेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर।
अच्छा, इस पूरी चीज की यूनिट क्या बनेगी? इस पूरी की यूनिट बनेगी न्यूटन, क्योंकि हम फोर्स किसमें बात करते हैं? न्यूटन में बात करते हैं। अभी मैंने इमेजिन किया कि अगर मेरे पास दो चार्ज पार्टिकल हैं, उन दो चार्ज पार्टिकल को मैं उठा के किसी दूसरे मीडियम में ले जाता हूं। मान लो उन दोनों चार्ज पार्टिकल को उठा के मैंने पानी में डिप कर दिया, या मैंने किसी कैरोसिन में डिप कर दिया, या मैंने किसी ऑयल में डिप कर दिया, तब क्या होगा? उस कंडीशन पे क्या है, अगर मैं देखूं यहाँ पे, तो मेरे इस फॉर्मूले में क्या क्या चेंजेस आ सकते हैं। मैंने बोला दो चार्ज पार्टिकल है, पहला है Q1, दूसरा Q2। तो चार्ज पार्टिकल के मैग्नीट्यूड में कोई भी अंतर नहीं आ रहा, तो Q1 Q2 सेम टू सेम रहेगा। उनके बीच के डिस्टेंस को भी मैंने चेंज नहीं किया है, मतलब R की वैल्यू भी मेरी चेंज नहीं हो रही है, तो R भी मेरा एज इट इज रहेगा। 1/4 पाई एक कांस्टेंट वो एज इट इज रहेगा, लेकिन क्या चेंज हो जा रहा है? पूरा का पूरा मीडियम चेंज हो जा रहा है। जब मीडियम चेंज हो जा रहा है तो सब कुछ एज इट इज रहेगा। मेरा क्या वैल्यू चेंज हो जाएगी? खाली एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू चेंज हो जाएगी। एक बार आप लोग बोर्ड पे ध्यान दीजिए, बोर्ड पे क्या क्या चीजें रखा हुआ है। अगर इसको लिखना चाहो तो आप लोग लिख लो, मैं आप लोगों को कुछ समझ दे रहा हूँ, जल्दी से इसको नोट डाउन कर लो, या फोन का स्क्रीनशॉट ले लो। स्क्रीनशॉट लेके आप इसको नोट डाउन कर सकते हो। चलिए, अब बात कर रहा हूं मैं कि अगर मैं दूसरे मीडियम में जाता हूं तो ये फॉर्मूला मेरा कैसा चेंज हो जाएगा। ये फॉर्मूला मेरा एज इट रहेगा। मैं मान लेता हूं कि मेरे दूसरे मीडियम में जाता हूं तो मैं उसको मैं F डैश से दिखा देता हूं। डैश का मतलब मैंने मीडियम बस चेंज कर दिया, फोर्स की वैल्यू चेंज हुई। तो मेरा फॉर्मूला क्या बन जाएगा? फॉर्मूला बन जाएगा 1/4 पाई। इस एप्सिलॉन नॉट की जगह मैंने इस बार क्या ले आया? इस एप्सिलॉन नॉट की जगह मैं इस बार एप्सिलॉन ले आता हूं, और बाकी सारी की सारी चीजें मेरी एक तरफ हो जाएगी। ये क्या बन जाएगा? Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। और ये एप्सिलॉन क्या है? यहाँ पे एप्सिलॉन एक ग्रीक वर्ड है। एप्सिलॉन क्या है? परमिटिविटी ऑफ दैट मीडियम। जिस भी मीडियम की बात कर रहा हूं, अगर ऑयल में है तो ऑयल की परमिटिविटी, वाटर में है तो वाटर की परमिटिविटी, केरोसिन में है तो केरोसिन की परमिटिविटी। अल्टीमेटली मेरा फॉर्मूला क्या बन जाएगा? F डैश इज इक्वल्स टू 1/4 पाई Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। चलिए, तो अपन आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। इस टॉपिक का नाम है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट या रिलेटिव परमिटिविटी। अब रिलेटिव परमिटिविटी क्या है या डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या है, इसको देखते हैं। तो अभी हमने कूलम्स लॉ के बारे में जाना। कूलम्स लॉ क्या बताया कि दो चार्ज पार्टिकल एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा या रिपल करेगा तो उसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन क्या होगा। तो फोर्स का हमारे पास एक फॉर्मूला बना। वो फॉर्मूला क्या बना? F इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन का R स्क्वायर। और यही फॉर्मूला अगर इसी चीज को अगर मैं इसी दो चार्ज पार्टिकल को उठा के इसी दूसरे मीडियम में रख दूं, तब वो फॉर्मूला क्या बनेगा? तब वो फोर्स मेरा क्या बनेगा? तो उस फोर्स को मैं F डैश से दिखा सकता हूं। तो F डैश बन गया। क्या रहेगा मेरे पास? सब कुछ एज इट इज रहेगा। 1/4 पाई एज इट इज रहेगा, Q1 Q2 एज इट इज रहेगा, R स्क्वायर एज इट इज रहेगा। क्या चेंज होगा? सिर्फ और ये मेरा एप्सिलॉन नॉट चेंज होगी। क्या हो जाएगा? मेरा एप्सिलॉन हो जाएगा। यहाँ पे मैं एप्सिलॉन नॉट को दिखा रहा हूँ परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, और एप्सिलॉन को दिखा रहा हूँ परमिटिविटी ऑफ दैट मीडियम। मतलब यहाँ पे मेरा सिर्फ और सिर्फ एप्सिलॉन जो है वो एप्सिलॉन नॉट जो है मेरा वो एप्सिलॉन बन जा रहा है। तो मैं मान के चलता हूँ कि जो मेरा एप्सिलॉन होगा वो एप्सिलॉन नॉट की किस रिलेशन में होगा या कितना गुना होगा। तो मैं मान लेता हूं कि जो मेरा एप्सिलॉन है वो एप्सिलॉन नॉट का k टाइम्स है, k गुना है। मे बी वो 1 टाइम्स, 2 टाइम्स, 3 टाइम्स, 3.5 टाइम्स, 4.5 टाइम्स, कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पे k शब्द आ रहा है, इसी k को हम क्या बोलते हैं? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बोलते हैं। तो अगर मैं इस k को समझूं तो k क्या बन जाएगा मेरे पास? k बन जाएगा k इज इक्वल्स टू एप्सिलॉन अपॉन का एप्सिलॉन नॉट। अब ये k क्या है? k प्योर नंबर है। जैसे कुछ नंबर्स याद है, मैं अपने साथ शेयर करता हूं। जैसे केरोसिन, अगर मैं इसी चीज को केरोसिन के लिए यूज करूं, केरोसिन के लिए यूज करूं तो केरोसिन के लिए जो k की वैल्यू क्या होती है? ये 2 टाइम्स होती है। अगर मैं यही चीज वाटर के लिए यूज करूं तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी? ये वैल्यू मेरी हो जाएगी आपकी लगभग 80 टाइम्स हो जाती है। तो इसका मतलब क्या होता है कि अगर यहाँ पे ये मेरा एप्सिलॉन दिख रहा है, एप्सिलॉन मेरा क्या बन रहा है? k टाइम्स ऑफ एप्सिलॉन नॉट। तो अगर मैं इस एप्सिलॉन को रिप्लेस कर दूं k टाइम्स ऑफ एप्सिलॉन नॉट से, तो ये फॉर्मूला कैसा बन जाएगा मेरा? यही फॉर्मूला मेरा ऐसा बन जाएगा कि F डैश इज इक्वल्स टू 1/4 पाई, और एप्सिलॉन की जगह क्या यूज करूंगा? k टाइम्स ऑफ एप्सिलॉन नॉट। तो क्या बन जाएगा मेरा? k टाइम्स ऑफ एप्सिलॉन नॉट। और बाकी चीजें मेरी एज इट इज हो जाएंगी Q1 Q2 अपॉन का R स्क्वायर।
मतलब यहाँ पे बाकी सब चीज ऐसे हो जाएगी, खाली ये 1/k का मल्टीप्लाई हो जाएगा। मतलब अगर दो चार्जेस मेरे हवा में रखे हुए हैं और उनको उठा के मैं पानी में ले जाता हूं, तो बाकी सारा फोर्स तो ऐसे रहेगा, खाली 1/k का मल्टीप्लाई हो जा रहा है। और k कितना है मेरे पास 2, मतलब 1/2 का मल्टीप्लाई हो जा रहा है। इसका मतलब अगर दो चार्ज पार्टिकल मेरे हवा में रखे हैं तो एक दूसरे पे फोर्स दे रहे हैं, और उन्हीं को उठा के अगर मैं केरोसिन के अंदर डिप कर देता हूं तब फोर्स तो लगेगा, लेकिन वो फोर्स हाफ हो जाएगा, 1/2 टाइम्स हो जाएगा। और इसी चीज को अगर उठा के मैं वाटर में रख दूं तब क्या हो जाएगा, तब यही फोर्स मेरा 80 टाइम्स कम हो जाएगा। तो इसी फैक्टर को, इसी कांस्टेंट को हम क्या बोलते हैं, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बोलते हैं। और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को हम किससे दिखाते हैं, k से दिखाते हैं। तो हमारा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का एक फॉर्मूला बन के तैयार हो गया, k = ε/ε0। तो यहां से मेरे पास एक डेफिनेशन मिल जाएगी जो आप लोगों की बुक में लिखी होती है कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इज द रेशियो ऑफ permittivity of a medium to the permittivity of free space or air। इसी चीज को हम क्या बोलते हैं, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। कई किताबों में इसी k को हम क्या पढ़ते हैं, आपका एप्सिलॉन r के हिसाब से पढ़ते हैं। एप्सिलॉन r क्या है, आपका रिलेटिव परमिटिविटी। रिलेटिव परमिटिविटी कैसी, जैसे हम रिलेटिव डेंसिटी पढ़ते हैं, डेंसिटी ऑफ सब्सटेंसेस टू द डेंसिटी ऑफ वाटर, यहाँ पे परमिटिविटी ऑफ अ मीडियम टू द परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। इसी शब्द को हम क्या बोल रहे हैं, रिलेटिव परमिटिविटी। अभी हम बात कर रहे हैं कि ये प्योर नंबर है, कांस्टेंट है, k टाइम्स 1 टाइम्स 2 टाइम्स प्योर नंबर। इसका मतलब ये जो मेरी रिलेटिव परमिटिविटी है या मेरा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, ये दोनों का दोनों कैसा होगा, ये दोनों का दोनों मेरा यूनिट लेस क्वांटिटी होगा। और यूनिट लेस क्वांटिटी को मैं क्या बोल सकता हूं, प्योर नंबर बोल सकता हूं। मतलब इस पूरे की पूरी थ्योरी से हमको क्या समझ में आता है कि अगर दो चार्ज पार्टिकल के बीच का फोर्स पता करना है तो हमारे पास क्या है, हमारे पास कूलम्स लॉ है, 1/4πε0 q1 q2/r²। अगर मैंने इसका मीडियम उठा के चेंज कर दिया तो क्या कर दो, ε0 की जगह एप्सिलॉन कर दो। अगर एप्सिलॉन नहीं दिया है, k दिया हुआ है, तो क्या कर दो, k टाइम्स ऑफ ε0 लगा दो। तो हमारा फॉर्मूला क्या बन जाएगा, ये फॉर्मूला बन जाएगा f' = 1/4πk टाइम्स ऑफ ε0 q1 q2/r²। और ये मेरा यहाँ पे टॉपिक एंड होता है। इसको ध्यान से समझिए, न्यूमेरिकल्स का क्वेश्चंस काफी आते हैं इस टॉपिक से। चलिए इसी k को मैं दूसरे तरीके से समझता हूँ। दूसरे तरीके से कैसे, मैं इतना पार्ट को मिटा रहा हूँ, जरा इस पूरे पार्ट को यहाँ से मैं रद्द कर रहा हूँ। तो मेरे पास ये दो फोर्सेस दिए हुए हैं, एक फोर्सेस मेरा कहां पे है, एक फोर्सेस मेरा फ्री स्पेस में है और एक फोर्स मेरा किसी भी मीडियम में है जिसकी परमिटिविटी मेरे को एप्सिलॉन दी हुई है। मान लो कि मैं इन दोनों फोर्सेस का रेशियो निकालता हूं। कैसा रेशियो निकालता हूं, मैं F/F' निकालता हूं। जब मैं F/F' निकालूंगा तो मैं क्या लिखूंगा, इस q1 q2 से ये चेंज हो जाएगा, इस r² से r² कैंसिल हो जाएगा, ये 4π से ये 4π कैंसिल हो जाएगा। मेरे पास क्या बचेगा, खाली 1/ε0 डिवाइडेड बाय 1/ε। और ये वाला पार्ट मेरा ऊपर चला जाएगा और ये वाला पार्ट मेरा यहाँ आ जाएगा। तो ये फॉर्मूला मेरा कैसा बन जाएगा, ये फॉर्मूला बन जाएगा मेरा F/F' इज इक्वल्स टू ε/ε0। और अभी अपन ने ε/ε0 को क्या पढ़ा था, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या बन जाएगा, मेरे पास k बन जाएगा। और ये इसी चीज को मैं क्या बोल सकता हूँ, εr रिलेटिव परमिटिविटी। तो εr मेरा रिलेटिव परमिटिविटी, k मेरा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, जो कि दोनों एक ही चीज है। ये रेशियो है परमिटिविटी ऑफ मीडियम टू द परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, या फिर मैंने बोला फोर्स ऑन फ्री स्पेस अपॉन फोर्स ऑन दैट मीडियम। इसका एक रेशियो बनके तैयार हो जाता है। तो हमारे पास एक फॉर्मूला बन गया और ये कैसी चीज क्वांटिटी है, ये पूरी की पूरी हमारी यूनिट लेस क्वांटिटी है। मैं यहाँ भी देख सकता हूँ, यहाँ पे परमिटिविटी अपॉन परमिटिविटी दोनों की यूनिट कैंसिल हो जाएगी। यहाँ पे देख सकता हूँ फोर्स अपॉन फोर्स दोनों की यूनिट कैंसिल हो जाएगी। अल्टीमेटली मेरे को एक प्योर नंबर मिल जाएगा। अपने नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं और उस टॉपिक का नाम है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। हमारे टॉपिक का नाम है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। हम लिखते हैं इसको प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन।
देखिए अभी तक हमने इलेक्ट्रिसिटी को समझा। इलेक्ट्रिसिटी को समझने के लिए ये समझ में आया कि पहले चार्ज को समझा जाए। जब चार्ज को समझा तो देखा कि एक दूसरे पे फोर्स लगाता है। हमने देखा दो चार्ज एक दूसरे को रिपल कर रहे हैं। बट अगर मैं बोलता हूं कि अब मेरे चार्ज पार्टिकल दो नहीं, दो से ज्यादा है, अगर दो से ज्यादा चार्ज पार्टिकल होंगे तो किस प्रकार का फोर्स लगेगा उसको हम समझते हैं। तो इसको मैं डायग्राम के थ्रू समझ सकता हूँ कि जैसे मेरे पास एक चार्ज पार्टिकल में ये इमेजिन करता हूँ, मान लो ये चार्ज पार्टिकल क्या है, ये चार्ज पार्टिकल मैं Q1 नाम देता हूँ। तो अगर मैंने बोला कि यहाँ एक चार्ज पार्टिकल रखा हुआ है तो ये क्या हो जाएगा मेरे पास, मान लो मैं Q2 बोल देता हूँ। तो सीधी सी बात है ये Q2 और ये Q1 मान लो दोनों सेम नेचर का है, दोनों पॉजिटिव है। अब दोनों पॉजिटिव पे होने क्या करेगा, ये इसको धक्का देगा तो कुछ फोर्स अप्लाई करेगा। तो मान लो मैं बोल देता हूँ फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, मैंने इस फोर्स का नाम रख दिया फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2। इसी तरीके से मान लो कि यहाँ पे मैं एक और चार्ज पार्टिकल को ले आता हूँ, यहाँ पे मेरा एक और चार्ज पार्टिकल आ गया और इस चार्ज पार्टिकल को मैंने क्या बोल दिया, Q3 बोल दिया। Q3 बोल दिया और ये भी सेम नेचर का है तो ये क्या करेगा, इसको भी धक्का देगा इधर की तरफ, या मैं इसको थोड़ा ऐसा बनाता हूँ, ये इस लाइन में इधर की तरफ धक्का देगा, इधर की तरफ धक्का देगा। तो यहाँ इस फोर्स का नाम रख दो कि ये फोर्स क्या हो जाएगा, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 3। चलो मैंने ये नाम रख दिया। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक और चार्ज पार्टिकल ले लेता हूँ, इस चार्ज पार्टिकल का नाम रख देता हूँ Q4। अब ये Q4 Q1 को धक्का देगा तो कैसा देगा, ये ऐसा दे देगा। इस फोर्स को भी नाम दे देते हैं, तो क्या बन गया, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 4। मतलब ये समझ में आ रहा है कि अगर दो से ज्यादा चार्ज पार्टिकल होते हैं तो सब एक दूसरे को फोर्स अप्लाई करते हैं। तो अब यहाँ पे इस Q1 चार्ज के ऊपर तीन प्रकार के फोर्स लग रहे हैं, F12 भी लग रहा है, F13 भी लग रहा है और F14 भी लग रहा है। तो मैं मान लेता हूं कि इन तीनों के तीनों फोर्स का कुछ रिजल्टेंट होगा। मान लो रिजल्टेंट मेरा ये बन गया और इस रिजल्टेंट को मैं क्या नाम दे दूं, रिजल्टेंट को मैं F नाम दे देता हूं। अगर मुझे इस F को पता करना पड़ेगा तो मैं कैसे पता करूंगा, सीधी सी बात है, सारे के सारे फोर्सेस को मैं ऐड कर दूं। तो मैं क्या करता हूं, मैं इसको सिंपली ऐड कर देता हूं। तो ये फोर्स कैसा बन जाएगा मेरे पास, ये फोर्स बन जाएगा F12 प्लस F13 प्लस F14, इस तरीके से हो जाएगा। तो क्या मैं इसको सिंपली ऐड कर सकता हूं, नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता, क्योंकि फोर्स मेरा कैसा क्वांटिटी है, फोर्स मेरा वेक्टर क्वांटिटी है। इसका मतलब अगर मुझे इसके रिजल्टेंट को पता करना है तो मैं इसका स्केलर एडिशन नहीं कर सकता, बल्कि क्या करूंगा, सारे के सारे फोर्सेस का वेक्टर एडिशन करूंगा। तो ये कैसा बन जाएगा, यही फोर्स मेरा कैसी क्वांटिटी हो जाएगी, वेक्टर क्वांटिटी हो जाएगी। और ये क्या हो जाएगा मेरे पास, ये मेरा फोर्स वेक्टर ये वाला प्लस फोर्स वेक्टर ये वाला प्लस फोर्स वेक्टर ये वाला। इसी स्टेटमेंट को हम बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या बोलता है कि जब आपके दो से ज्यादा चार्ज पार्टिकल होंगे तो उनसे बनने वाला जो नेट रिजल्टेंट फोर्स होगा वो बाकी के सारे फोर्सेस का वेक्टर सम होगा। और इसी स्टेटमेंट को हम किताबों में पढ़ते हैं प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, या इसी टॉपिक को आप कल किताबों में पढ़ोगे, फोर्स बिटवीन मल्टीपल चार्जेस। अब मान लीजिए कि नेक्स्ट वीडियो में अपन क्या क्या पढ़ेंगे जरा उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो अपने नेक्स्ट वीडियो में अपन जानेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड का कंसेप्ट कैसा आया है। तो अपन अगले वीडियो में जानेंगे कंसेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, कंसेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड जान लेंगे तो फिर हम उसकी इंटेंसिटी के बारे में जानेंगे। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक बनेगा इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, जो कि हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी के बारे में बताएगा। जब हम इंटेंसिटी को समझ जाएंगे तो हम उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रॉपर्टीज को और अच्छे से पढ़ेंगे। तब हमारे पास एक नया टर्म आएगा, उसको हम बोलेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो आने वाले वीडियो में इन टॉपिक्स के बारे में पढ़ेंगे। और एक टॉपिक और ऐड कर रहा हूं मैं, इसको मैं बोल रहा हूं कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, जिसमें हम आगे चल के तीन चीज पढ़ेंगे। एक आपका लीनियर चार्ज डेंसिटी, दूसरा हम पढ़ेंगे सरफेस चार्ज डेंसिटी, और तीसरा पढ़ेंगे वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी।
तब तक के लिए इन चीज़ों को ठीक बहुत अच्छे से पढ़िए, रिवाइज कीजिए, रिवाइज करने के बाद कुछ क्वेश्चंस जरूर लगाइए। तो आने वाले नेक्स्ट वीडियो में दोबारा मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत थैंक यू सो मच।